Good morning, everyone. Hope you all are safe. In this video, I'm going to cover unit number 5 for class 12th. Unit's name is Children and Women in Sports. Basically, I've divided this chapter in two groups, in two videos. In the first part, we are going to discuss about development, in that gross motor development and fine motor development, factors affecting development of the child, and we'll discuss the developmental stage of the child, in that infancy, early childhood age, later childhood age, then adolescence, and then adult age. In these ages, what are the exercises required, what are the precautions by which we can make their development more efficient, more effective, and what are the environmental things by which we can enhance their development. And then after these developmental phases, we'll discuss about some postural deformities. Basically, some limb deformities and spinal deformities are there. In that, spinal deformities, kyphosis, lordosis, scoliosis, and limb deformities like bow leg, knock knee, fat foot. All these are deformities. The causes of these deformities and the remedial measures of these deformities. And the second part of the videos will discuss about the female participation in sports in India, and what are the factors affecting the participation of females in sports. In that, a special consideration, that is menarche or menstruation cycle, or then what are the how we can what are the factors by which we can increase the participation of females in sports, and defection of menstruation cycle also will discuss in the second video. So before starting the content, मैं एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वॉच फुल वीडियो, and share with others also. Now we'll discuss about the contents. The first topic is development in a child. What is development? Development, when we are talking about the growth and development is the fundamental changes in the behavior, physical and mental both conditions. जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ इज़ चेंजेस इन फिजिक ओनली, जो हम लोग आराम से बाहर मेज़र कर सकते हैं, लाइक हमारी हाइट का ग्रोथ, मसल्स का ग्रोथ, दीज आर सम ग्रोथ पार्ट. बट जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट हमारा एक प्रॉपर साइको फिजिकल चेंज को डिफाइन करता है, जिसमें हमारे फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, साथ में हम जो चाहे अपनी लर्निंग से या एटमॉस्फेरिक स्टिमुलस से या अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ जो सीख रहे हैं और उसके द्वारा हमारे जो मूवमेंट्स चेंज हो रहे हैं, दैट इज़ डेवलपमेंट. बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट की. व्हाट इज़ द मोटर डेवलपमेंट? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोटर डेवलपमेंट, दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स एंड देयर मूवमेंट. जो हमारे जब हम मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारे मसल्स का वो डेवलपमेंट या उनकी साइज शेप में इंक्रीजमेंट होना, जिससे कि हमारे जो बेसिक मूवमेंट्स हैं वो सपोर्ट करें या उसको आगे इन्हांस करता हो, इसको कहते हैं हम लोग मोटर डेवलपमेंट. बेसिकली मोटर डेवलपमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट. जब ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसमें बेसिकली फंडामेंटल मूवमेंट्स आते हैं जो कि बिग मसल एक्टिविटीज़ को बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होती हैं. लाइक बिग मसल एक्टिविटीज़ मीन्स लाइक व्हेन वी आर वॉकिंग, सिटिंग, रनिंग, ये हमारे फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं. और जनरली इन सारी एक्टिविटीज़ में हमारे सारे बिग मसल्स एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं. हमारी बॉडी की जितनी भी
मैक्सिमम मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। लाइक अगर हम चल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, इस सारी चीज़ों में जो हमारी बिग मसल्स एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। हमारी बॉडी की जितनी बड़ी मसल्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। और जब हम ग्रॉस मोटर फाइन मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं, दीज आर सम फाइन स्किल्स लाइक पिकिंग, राइटिंग, कैचिंग, थ्रोइंग, या जितने भी स्मॉल मसल एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हमारे फिज़िकल जो फिज़िक इन्वॉल्वमेंट है वो तो रहता ही है, साथ में हमारा मेंटल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैंने फर्स्ट फेज में बोला था कि डेवलपमेंट मीन्स साइकोफिजिकल चेंजेस या साइकोफिजिकल इन्वॉल्वमेंट बेसिकली। तो ऐसे मूवमेंट्स जिसमें स्मॉल मसल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड फाइन मोटर डेवलपमेंट। देन बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। सबसे पहले इसका जो एक मेजर फैक्टर आता है हेरिडिटी। एज वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट कि जीनोम प्लेज अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। जो भी जीनोम, जो डीएनए हम कैरी कर रहे हैं फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स और जो हमारे पेरेंटल जीनोम है, उसका एक मेजर रोल होता है हमारे डेवलपमेंट में। हमारे चाहे वो हमारा फिजिकल ग्रोथ हो या हमारा मेंटल ग्रोथ हो, दोनों पे बहुत मेजर इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद करते हैं द सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मदर का खान पान कैसा रहा है, उसका जो उसके जो तौर तरीके कैसे रहे हैं, उसका मेडिकेशन कैसा रहा है, उसने क्या अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ से वो सफ़र कर रही है, या फिर उसने कोई इंटॉक्सिकेंट्स लाइक अल्कोहल, सिगरेट या किसी तरह का ड्रग्स का यूज़ किया हुआ है, तो उसका भी जो इफ़ेक्ट है वो चाइल्ड के डेवलपमेंट पर पड़ता है, उस बच्चे के डेवलपमेंट पर पड़ता है। देन एक और ऐसा कंडीशन जो पेरेंट्स का एटमॉस्फेयर है रहने का, लाइक अगर मदर या फादर किसी भी तरह के ऐसी एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, ऐसी कंडीशन, ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पर किसी भी तरह का रेडियोथर्मिक या न्यूक्लियर रेज हैं या गैसेस हैं या और कोई ऐसा इफ़ेक्ट है वहाँ के एटमॉस्फेयर में, और वो उस कंडीशन में रह रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट उस बच्चे के जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, जो उसका जाइगोट है, उस पर असर पड़ सकता है। सेकेंड थिंग, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और फैक्टर्स लाइक द बैलेंस डाइट। उस बच्चे ने कितना बैलेंस उस बच्चे को कितना बैलेंस डाइट अवेलेबल है, माल न्यूट्रिशन। इसके अलावा एक्सरसाइजेस प्लेज वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। एंड देन एनवायरमेंट, किस तरह के क्लाइमेट में वो सर्वाइव कर रहा है या उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी जो काउंसलिंग है, उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो किस तरह का है। कई बार ऐसा होता है कि एक गलत कंडीशंस में रह करके या उसके सराउंडिंग्स में गलत अगर कुछ चीज़ें हैं, तो दैट चाइल्ड विल बी इन्वॉल्व इन सम इंटॉक्सिकेंट्स और सम रॉन्ग हैबिट्स, जिससे उसका डेवलपमेंट वापस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। प्लस इम्यूनाइजेशन एंड मेडिकेशन। एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका प्रॉपर एक मेडिकल चार्ट बनता है, उसको आफ्टर 3 मंथ्स, आई थिंक आफ्टर 6 डेज से ही उसके कुछ वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाते हैं, और वो आई थिंक 3-4 ईयर्स तक चलते रहते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स, 3 मंथ्स और देन 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स, ये कंस्टेंटली होता रहता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर उस बच्चे का वैक्सीनेशन प्रॉपरली नहीं हुआ है तो उसका जो डेवलपमेंटल फेज़ है वो डिस्टर्ब हो सकता है। देन इसके अलावा बात करते हैं उसके आसपास की चीज़ों में, लाइक उसका इन्वॉल्वमेंट कैसा है, उसका लर्निंग, उसका IQ लेवल कैसा है, उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है एक्सटर्नल फैक्टर्स में, उस पर्टिकुलर सोसाइटी में प्रॉपर जेंडर सपोर्ट कैसा है। आई नो कि दिस इज़ नॉट अ वर्ड टू से, बट इन आवर कल्चर अभी भी बहुत ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड में जो फीमेल चाइल्ड है उसको कम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर इन विच इज़ इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफिशियली जितनी ज़्यादा लर्निंग और
इन्वॉल्वमेंट अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी चाइल्ड को अवेलेबल होगी, वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा। देन उसका रिक्रिएशन, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, साथ में एक जो बहुत मेजर फैक्टर है अर्ली एज, कोई किसी तरह की वो उसका एक्सीडेंट या क्रॉनिक डिजीज़ ना हो, इसको भी ध्यान में रखना होता है। एक्सीडेंट कंडीशन में भी उसका डेवलपमेंट डिस्टर्ब होता है। किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ या लाइफस्टाइल डिजीज़ से भी उसका डेवलपमेंट डिस्टर्ब होता है। लाइक अगर हम लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात करते हैं, आज नाउ-अ-डेज़ वेरी कॉमन थिंग इज़ ओबेसिटी। If the weight is not control of a child, then definitely he cannot survive or he cannot learn the things very efficiently, और फिर उसका जो फिजिकल ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो भी कहीं न कहीं से डिस्टर्ब होगा। एंड साथ में उसका जो मेंटल ग्रोथ है, क्योंकि उसका जो हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं एक हद तक मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, तो वहाँ से इस चाइल्ड का मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होगा। देन एक जो लास्ट पॉइंट है इसका, वो व्हाट इज़ द काउंसलिंग पॉइंट, और वी कैन से व्हाट इज़ द गाइडेंस ऑफ अ सोसाइटी, ऑफ अ पेरेंट्स टू दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। उसको सोसाइटी के लिए कैसा नज़रिया दिया जा रहा है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स सोसाइटी और टुवर्ड्स लर्निंग और टुवर्ड्स एजुकेशन, या नेगेटिव है, दैट ऑल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। देन हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ अ चाइल्ड और डेवलपमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, उनमें जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है उसमें पहला पॉइंट आता है, दैट इज़ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। दिस डेवलपमेंट टेक प्लेस इनसाइड ऑफ द मदर्स एम्ब्रियो। जब हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट टाइम जब एक स्पर्म एक ओवा सेल के साथ कंसीव करके पहला जाइगोट बनाता है, और उसमें एक सेल से जब सेकेंड सेल में फर्स्ट डिवीज़न होता है, माइटोटिक डिवीज़न होता है, जहाँ से कि उस जाइगोट का बनना स्टार्ट होता है। तो डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से स्टार्ट होता है हमारा। जब फीमेल्स प्रेग्नेंट, मदर्स प्रेग्नेंट होती हैं या जो पेट में एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, हमें वहाँ से एक चाइल्ड का केयर करना स्टार्ट करना चाहिए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, डॉक्टर्स एडवाइस इज़ मस्ट। हमें जाइगोट की प्रॉपर डेवलपमेंट को ट्रैक करना चाहिए, या डॉक्टर्स का एडवाइस लेकर के जिस तरह से भी ध्यान देना चाहिए कि उसका मूवमेंट कैसा है, उसका डेवलपमेंट कैसा है, उसका हेल्थ कैसा है, ये सारी चीज़ें विद द पासिंग ऑफ टाइम डॉक्टर्स को ट्रैक करते रहते हैं। एंड इन केस ऑफ एनी डिस्टर्बेंस, डॉक्टर विल दैट एक्सपर्ट विल प्रोवाइड यू प्रॉपर मेडिकेशन, और अगर कुछ और ज़रूरत है तो वो उसके लिए आपको कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस के लिए बताएगा, या अगर इन केस ऑफ एनी नीड वो प्रॉपर बैलेंस डाइट या कुछ डाइट में चेंजेस, कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस के लिए आपको एडवाइस करेगा। तो वो सारी चीज़ें मदर्स को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज से ही फॉलो करना स्टार्ट करना चाहिए। देन बात करते हैं आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ द फर्स्ट स्टेज इज़ इन्फेंसी स्टेज, जो कि टिल बर्थ टू 2 ईयर्स तक होता है बच्चे का। ये वो कंडीशन है जब चाइल्ड विल बी वेरी सेंसिटिव फॉर आउटर एटमॉस्फेयर, जिसमें कि अगर नॉर्मल सा भी वेदर चेंजेस होते हैं या किसी तरह के हेल्थ हाइजीन प्रॉब्लम या कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ बच्चे के डेवलपमेंट को टोटली डिस्टर्ब कर सकती है। ऐसी कंडीशन में जो बच्चे का के अंदर डेवलपमेंट है वो बहुत रैपिड हो रहा होता है। वो हम लोग देख सकते हैं कि 3 मंथ का जो एक न्यू बॉर्न बेबी है उसके रिएक्शंस बहुत कम है। विदिन 3 मंथ्स बच्चा मूव करना स्टार्ट कर देता है, वो किसी भी एक्शन को प्रॉपर रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है, स्माइल करता है, कई बार अपना इंटरेस्ट शो कर रहा होता है कुछ एक्टिविटीज़ में। आफ्टर 6 मंथ और 8 मंथ, आई थिंक विदिन 1 ईयर और 1 ईयर्स के आसपास वो वॉक करना स्टार्ट कर देता है। उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो चेंजेस हैं बहुत रैपिड हो रहे होते हैं, जो प्रॉपरली ध्यान देना होता है उस बच्चे के लिए कि उसको एक हेल्थ एंड हाइजीन कंडीशन प्रोवाइड किया जाए। साथ में इस कंडीशन में डॉक्टर्स का या जो एक्सपर्ट्स हैं उनका एक एडवाइस मस्ट है। बच्चे के जो वैक्सीनेशंस हैं प्रॉपर हों, उसके जो जितने भी
वैक्सीन उसको आफ्टर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स लगने होते हैं, वो सारे प्रॉपर लगते रहें। साथ में बच्चे का जो डाइट है वो बहुत फर्स्ट 6 मंथ्स ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, एंड आफ्टर दैट ही और सी विल गेट अ प्रॉपर न्यूट्रिटिव डाइट, क्वांटिटी वाइज एंड क्वालिटी वाइज बोथ। क्योंकि ऐसे कंडीशन में बच्चे का स्टमक इतना बड़ा नहीं होता कि उसको हमने इतना एक बार में खिला दिया या उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा दी या मिल्क फीडिंग करा दी कि वो पूरे एक दिन के लिए या पूरे 5-6 घंटे के लिए वापस कंफर्टेबल हो जाए। नो, ऐसी कंडीशन में उसको हमें हर 2-3 आवर्स के बाद में उसकी प्रॉपर फीडिंग करना होता है। साथ में उसके आसपास की चीज़ों को बहुत हाइजेनिक, हेल्दी और इन्फेक्शन से बचा के रखना होता है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं इस एज में, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ बेसिकली इस एज के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, बट फिर भी ड्यूरिंग मसाज हम उस बच्चे के जो लिम्स हैं उनको थोड़ा सा एक्टिवेट कर सकते हैं या उसको थोड़ा सा पावरफुल मसाज कर सकते हैं। साथ में जब बच्चा वॉक करना स्टार्ट करे तो उसको हमें इन्जॉयमेंट या रिक्रेशनल गेम्स में लाइक कार्टून्स में, बॉल में या ऐसा कुछ इन्वॉल्व करके उसको फिज़िकली हम एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ में जब भी ये बच्चे या इतना छोटा बच्चा किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है तो हमें बेसिकली ध्यान ही देना है कि उसकी एक्टिविटीज़ टोटली सेफ़ और साउंड हो, कहीं किसी तरह का कोई उसको चोट लगने की या किसी भी इन्फेक्टिव पार्ट में जाने की उसके चांसेस कम रहें। देन बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड एज की। ये जो एज है ये 2 इयर्स टू 6 इयर्स तक का होता है। कई बुक्स में इसको 5 इयर्स तक का बताया गया है। दिस इज़ मेन डेवलपमेंटल स्टेज। बच्चे का जो बेसिकली घर पर या स्कूल जाना भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, दोनों को मिला करके होता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली चाइल्डहुड एज, इस एज में बच्चे का जो एनर्जी लेवल है बहुत हाई होता है, वो कभी बैठना पसंद नहीं करता है, कंटिन्यूसली कुछ, एंड प्लस इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी होती है हर एक नई चीज़ करने की, बहुत लॉजिकल, दे नीड अ प्रॉपर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीथिंग। लाइक अगर स्टार्स चमक रहे हैं तो क्यों चमक रहे हैं, अगर सन अर्ली मॉर्निंग आ जाता है तो क्यों आ जाता है, उनके पास हर बात के लिए एक क्वेश्चन होता है, प्लस उनको हर एक काम खुद करके देखना होता है। तो इट मीन्स उनका फिजिकल और मेंटल दोनों ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, बहुत रैपिड चेंजेस हो रहे होते हैं। तो दे नीड अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, दे नीड प्रॉपर फीडिंग फॉर देयर फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड ऐसे कंडीशन में आफ्टर 3 इयर्स हम उनको प्रॉपर स्किल गेम्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं। लाइक अभी तक अप टू 3 इयर्स उनको फ्री रिक्रिएशनल गेम्स, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, जंपिंग कुछ भी फ्रीली करा रहे हैं, बट आफ्टर 3 इयर्स बच्चे को हम किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं और वहाँ से उनकी जो फंडामेंटल स्किल्स है वो उसकी कोचिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड दैट विल हेल्प, जो इतनी अर्ली से जो बच्चा अपना स्किल्स लर्न करना स्टार्ट कर देगा वो स्किल बहुत जल्दी ऑटोमेटाइज हो जाती हैं बच्चों में और बहुत जल्दी वो इसको रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देते हैं। देन इनके साथ भी हमें ध्यान देना होता है कि इनका जो BMI है, जो बॉडी मास इंडेक्स है, वो प्रॉपर कैरी हो रहा हो, इसका जो बच्चे का वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने भी ना पाए और घटे नहीं। एक्स्ट्रा फीडिंग से भी बचना है हमें इनके, प्लस हमें इनको बहुत हेल्दी न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करना है, बैलेंस डाइट प्रोवाइड करना है, क्योंकि इनकी जो इस एज के बच्चों के फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं सम अदर एक्टिविटीज़ में, तो हमें इनको केयर करना होता है। देन इन केस ऑफ एनी नीड, अगर हमें लग रहा है कि ज़रूरत है, बच्चे का जो ग्रोथ है वो कहीं से भी हाइड हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वी कैन गो विद एक्सपर्ट एडवाइस ऑल्सो। अप टू दिस एज आई थिंक 3 इयर्स और 5 इयर्स तक बच्चे को प्रॉपर वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इट इज़ अप टू द डॉक्टर्स कंसर्न कि वो क्या एक्सपर्ट एडवाइस कर रहा है एंड हमें ब्लाइंडली उसको फॉलो करना चाहिए। बहुत क्लियर है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो ये वो स्टेज है जहाँ से हम प्रॉपर गेम्स को या किसी भी गेम्स में इन्वॉल्वमेंट बच्चे का स्टार्ट कर सकते हैं और बच्चा यहाँ से अपनी मोटर डेवलपमेंट में, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से निकल करके फाइन मोटर डेवलपमेंट में धीरे धीरे इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। देन बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड स्टेज की, जो प्रॉपर स्कूल गोइंग एज होता है, और इस एज में भी चेंजेस बहुत तेज़ी से हो रहे होते हैं बच्चों के, बहुत क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ को सीखने के लिए। ये बेसिकली जो एज है दैट इज़ 6 to 11 ईयर्स की है। अप टू 8th क्लास का या 6th क्लास का बच्चा होता है इस एज कैटेगरी में।
अप्रॉक्स वो किसी भी स्किल को प्रॉपरली सीखना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर समटाइम्स कुछ जो मेल एंड फीमेल डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स हैं एक चाइल्ड में, चाहे वो मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, उनमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। जनरली बॉयज़ की वॉइस को वॉइस थोड़े लाउड वेटेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। समटाइम्स उनकी जो हेयर डेवलपमेंट है एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वो स्टार्ट हो जाती है। प्लस फीमेल्स में भी फीमेल चाइल्ड में भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर उनका मसल्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, लाइक उनका ब्रेस्ट एंड अदर जो फीमेल डोमिनेटिंग हार्मोन्स हैं उसकी जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। जस्ट बिकॉज ऑफ ये कभी कभी ही होता है, जनरली 11 ईयर्स में ऐसा होता नहीं है, बट नाउ डेज इट इज़ गोइंग ऑन। तो इसको पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना पड़ता है कि व्हाट इज़ द चेंजेस इन देयर चाइल्ड इन देयर वर्ल्ड। देन इस एज में बच्चों को प्रॉपर एमेच्योर गेम्स में या प्रॉपर जो टेक्निकल गेम है उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। बहुत हाई एनर्जी लेवल होता है, इनको जितना ज़्यादा हम इस एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा हम फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करेंगे, उतना ही इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट और बढ़ेगा। इनका जो मेंटल पावर है साथ में फिजिकल पावर है, दोनों ही इन्हेंस होगा। विद इस एज के बाद में बच्चों के का जो एक चेकअप है वो रूटीन चेकअप बंद हो जाता है, वैक्सीनेशन बंद हो जाती हैं, बट फिर भी इन केस ऑफ एनी नीड और इन केस ऑफ एनी डिजीज़ वी कैन गो विद द डॉक्टर्स एडवाइस। इनको हमें बहुत अच्छा हेल्दी डाइट प्रोवाइड करना होता है। साथ में यहाँ से एक जो मेंटल सपोर्ट, एक काउंसलिंग का पार्ट है वो देना ज़रूरत हो जाती है पेरेंट्स को, बच्चों को, कि वो अपनी जो चीज़ें हैं वो पेरेंट्स से छुपाएं नहीं, बल्कि उसको बहुत हेल्दी लेवल पर डिस्कस करना स्टार्ट करें। देन बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेज की, दैट इज़ एडोलसेंट स्टेज। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एडोलसेंट स्टेज, दैट इज़ टीन एज। एडोलसेंस एक ऐसा एज है जो लाइफ का एक गोल्डन पीरियड होता है, लर्निंग वाइज भी, प्लस वी कैन से इन लाइफ यहाँ से मेल फीमेल का जो एक क्लियर इंडिकेशन है बॉडी में वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से मेल डोमिनेटिंग हार्मोन जो मेल डोमिनेटिंग हार्मोन्स यहाँ से डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। द सेम थिंग इज़ विद फीमेल्स। फीमेल्स में आफ्टर 14 और 15 ईयर्स या समटाइम्स आफ्टर 12 ईयर्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। बॉयज़ में मूंछ दाढ़ी का आना और कुछ अदर चीज़ें जो इवन समटाइम्स स्पेरोमेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। फीमेल्स में oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स हैं उसका सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज़ द एज व्हेन जो मेल चाइल्ड है उसके अंदर जो मेल क्वालिटीज़ हैं वो डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती हैं, एंड द सेम थिंग इज़ विद फीमेल्स। अब बात करते हैं इस एज की। इस एज में बेसिकली जब हम स्पोर्ट्स के एस्पेक्ट से बात करते हैं तो जो चाइल्ड है वो प्रॉपरली रेडी हो जाता है अंडर 12, अंडर 14, अंडर 19 कैटेगरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। टीन एज बेसिकली 13 to 19 का होता है एडोलसेंट स्टेज। इस एज में बेसिकली जो बच्चा है वो बिल्कुल अपनी गेम्स में धीरे धीरे एक्सपर्ट हो रहा होता है, अपनी स्किल्स में एक्सपर्ट हो रहा होता है और प्रॉपरली वो फेडरेशन गेम्स में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। देन हम लोग बात करते हैं इन बच्चों के लिए मेडिकेशन की कोई खास ज़रूरत नहीं होती, बट इन केस ऑफ एनी हार्मोनल चेंजेस इफ़ दे आर गेटिंग डिस्टर्ब डेफिनेटली विल गो विद द मेंटल काउंसलर, अदरवाइज विल गो विद द डॉक्टर। प्लस ये ऐसा एज है यहाँ पर बच्चों को बेसिकली अपनी सेल्फ स्टीम और बॉडी इमेज की बहुत चिंता रहती है। तो स्पेशली फीमेल एथलीट्स फीमेल जो चिल्ड्रन हैं या एथलीट्स हैं वो अपनी डाइट को लेके बहुत सजग हो जाते हैं, बहुत लो डाइट लेना पसंद करते हैं। No doubt, if they are not involved in any physical activities, they can take very low calorie diet. But if they are participating in sports or in some other physical activities, they have to take proper diet, proper calories, so that कि उनके अंदर जो eating disorders हैं वो ना होने पाएँ। The same thing is with male athletes, उनको properly अपनी activities के according अपना diet लेना चाहिए और अपने आप को mentally और physically prepared करना चाहिए proper games के लिए। पेरेंट्स को ध्यान देना है कि हमें उनको उनकी जो सराउंडिंग्स हैं उसको बहुत
नीट एंड क्लीन रखें, उनको प्रॉपर बैलेंस डाइट दें। साथ में यहाँ से एक जो मेंटल क्लिनिक का रोल है या एक जो साइकोलॉजी क्लिनिक का रोल है वो स्टार्ट हो जाता है बच्चों को। क्योंकि यहाँ से बच्चा सोसाइटी में से इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि वो उसको हम काउंसिल करके ये बता सकें कि व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग फॉर अ चाइल्ड, फॉर अ ह्यूमन बॉडी और फॉर अ इंडिविजुअल, बाय विच they can cure themselves, they can save themselves and they can grow in society. देन बात करते हैं एडल्ट एज की। एडल्ट एज में नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़ जो उसने स्टार्टिंग किया हुआ उसको ये कैरी करता है। यहाँ से पीक परफॉर्मेंस का टाइम आता है आफ्टर 19 ईयर्स उसको 35 और 40 ईयर्स तक जो एथलीट होता है वो प्रॉपर परफॉर्म कर रहा होता है। उसको अपनी कैलोरीज एंड वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि उसको अपनी कैलोरीज पर ध्यान देना होता है, उसको अपनी इंजरीज़ को क्योर करना होता है, उसको प्रॉपर बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है, समटाइम्स डॉक्टर्स एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है, एंड इवन ड्यूरिंग परफॉर्मिंग दे नीड अ प्रॉपर मेंटल केयर एंड मेंटल सपोर्ट इन एडल्ट एज ऑल्सो. So these were the developmental stage of a child and a child's role in physical activities and their health and hygiene. After developmental stage of the child हम लोग बात करते हैं कुछ postural deformities की. Basically these deformities are related with our postural problem जो हम लोग जनरली हमारी सिटिंग, वॉकिंग और समटाइम्स स्टैंडिंग या लेइंग हैबिट्स होती हैं उनसे रिलेटेड होते हैं. या इसके और भी कई रीजंस हैं. लाइक अगर हम पॉस्चर की बात करते हैं, पॉस्चर मीन्स अ कंडीशन और अ पोज और अ कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी परफेक्ट हो या हमारी बॉडी का जो एक पोजीशन होता है दैट इज़ कॉल्ड पॉस्चर. अब जब हम पॉस्चरल डिफॉर्मिटी की बात करते हैं इट मीन्स हमारे जो स्टैंडिंग पॉस्चर है या सिटिंग पॉस्चर है उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं या उसमें कुछ डिफरेंट फॉर्मेशन हो रहा है. तो इसके जो रीजंस होते हैं उस कई हो सकते हैं. एक तो रॉन्ग सिटिंग, वॉकिंग एंड लेइंग हैबिट्स. हम लोग अगर कंटिन्यूसली ऐसे करके बैठ रहे हैं तो हमारा शोल्डर पीछे से बेंड हो सकता है, या अगर हम नेक को लगातार ऐसे रख रहे हैं तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किसी एक तरफ बेंड हो सकती है. कुछ ऐसे गेम्स हैं जहाँ पर कंटिन्यूसली एक हाथ को यूज़ करने से या एक ऐसा गलत तरीके से वेट को कैरी करने से हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो टेढ़ी हो जाती है. कई ऐसी चीज़ें हैं. तो ये जो रीजंस हैं ये बेसिकली बैड पॉस्चर की या पॉस्चरल डिफॉर्मिटी की कॉजेस हैं. इसके अलावा समटाइम्स अब मेजर एक्सीडेंट जिसमें हमारा कोई लिम्ब, चाहे वो अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब हो या कोई बॉडी पार्ट काफ़ी अफेक्टेड है. इसके अलावा कुछ और भी ऐसे रीजन हैं. कोई क्रॉनिक डिजीज़ या कोई और माल न्यूट्रिशन कंडीशन जिसमें हमारा डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो. ये सारे ऐसे रीजंस हैं जिनसे कि हमारा जो पॉस्चर है वो डिस्टर्ब होता है. इवन समटाइम्स रॉन्ग वेट कैरी करने से, रॉन्ग क्लोथिंग होने से, कई बार हम गलत कपड़े पहनते हैं और फिर उसको हम एडजस्ट करते रहते हैं या उसकी वजह से हम अपने किसी भी बॉडी पार्ट को एक डाउन करके या उसको अप करने की कोशिश करते हैं. वो भी अगर हम बहुत टाइम तक लगातार ऐसा कर रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो अ रीज़न ऑफ फॉर द पॉस्चरल डिफॉर्मिटी. अब बात करते हैं कि कौन कौन सी पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होते हैं. बेसिकली जब हम बात करते हैं इसमें हमारे लोअर लिम्ब के कुछ हमारे पैर से रिलेटेड कुछ पॉस्चरल डिफॉर्मिटी हैं जिसमें आता है फ्लैट फुट, बो लेग एंड नॉक नी. जब हम फ्लैट फुट की बात करते हैं इसको हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं. हमारा जो पैर होता है वो कुछ इस तरह से ऐसे कर्व होता है पैर के बीच में. आगे का सोल स्टेट, पीछे का जो हील है वो स्टेट, और बीच में एक ही ऐसे कर्व होता है जहाँ से अगर हम अपने पैर को प्रॉपरली किसी इंक में या कलर में डुबा करके और उसका जो इम्प्रेशन लें, उसका जब हम निशान लें किसी पेपर पर, तो पूरे पैर का निशान नहीं आता है बल्कि जो हमारी तलवे का जो बीच का हिस्सा है उसमें एक ऐसा कर्व होता है, उसका निशान नहीं आता है. अगर ये कर्व नहीं है और पूरे पैर का एक फ्लैट निशान आ रहा है, फ्लैट इम्प्रेशन आ रहा है, इट मीन्स दैट चाइल्ड और दैट इंडिविजुअल इज सफरिंग विथ फ्लैट फुट. होता क्या है
इसका जो डिसएडवांटेज है, जब पैर हमारा बिल्कुल सीधा होगा तो जब हम मूव कर रहे होते हैं तो पैर को बेसिकली रोल करते हैं, हम कभी भी ऐसे पैर को लिफ्ट नहीं करते हैं और ऐसे वापस रखते नहीं हैं, बल्कि हमारा जो आगे से ये इतना पंजा उठा हुआ है और जो बीच में कर्व है उससे हम अपने पैर को रोल करते हैं। पहले हम हिल को रखते हैं, फिर टो के ऊपर रोल करते हैं पैर को। ये जो रोलिंग कंडीशन है वॉकिंग की सिंपल या रनिंग की कंडीशन, ये डिस्टर्ब होगी। अगर पैर फ्लैट है तो हमारा पैर ब्लॉक होगा और हम प्रॉपर रनिंग वॉकिंग नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या क्या होते हैं? अगर इसकी कॉजेज़ की बात करते हैं, कॉज बेसिकली बहुत ज़्यादा ओबिसिटी होना, जब बॉडी का वेट अर्ली एज में बहुत ज़्यादा होता है और चाइल्ड वॉक कर रहा होता है तो उसकी वेट से भी ये जो फ्लैट फुट की कंडीशन है, जो उसका बीच का कर्व है वो धीरे धीरे हट जाता है और फ्लैट फुट की कंडीशन बन जाती है। इसके अलावा रॉन्ग शूज़ जो हम लोग नॉर्मल फुटवेयर्स पहनते हैं, अगर वो फुटवेयर प्रॉपर नहीं है, उसके जनरली अगर आप फुटवेयर कभी सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें एक कर्व होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर कर्व नहीं है, इट मीन्स दैट इज़ नॉट फेवर्ड फॉर द थिंग्स। आप अक्सर ही देखेंगे कि जो बिल्कुल फ्लैट और पतले सोल के शूज़ होते हैं उसको देर तक पहनने से हमारे बोन्स में, हमारे नी में या जो एंकल है वहाँ पर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो रॉन्ग फुटवेयर भी एक रीज़न है इसका। अब बात करते हैं इसको क्योर कैसे करते हैं। इसको क्योर करने का तरीका, ये 100% क्योरेबल है। क्योर करने का तरीका है फिजियोथेरेपी, जिसमें कि हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसमें हम पैर के पंजे को आगे पीछे करना, ठीक है। प्लस जब हम बैठ रहे होते हैं तो हम एक बॉल लेकर के पैर के बीच में रखें और उसको पुश करते रहें, ठीक है। इसके अलावा हम एक बॉटल ले सकते हैं सिंपल, और उस बॉटल के ऊपर भी जब बैठें तो अपने पैर को ऐसे बॉटल के ऊपर रखें और इसको रोल करते रहें। इससे भी वो कर्व नॉर्मल फॉर्मेट हो जाता है। प्लस हम एक और चीज़ें, आजकल रेडीमेड सोल आ रहे हैं फ्लैट फुट के लिए, जो कि शूज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं। उसके अंदर एक ऐसा उभार होता है जो कि धीरे धीरे इस कर्व को हमारे पैर में फॉर्म कर देता है। और कुछ ऐसे कंडीशंस भी होते हैं कि डॉक्टर्स ऑपरेशन से भी इस कर्व को मेंटेन करते हैं, बट ऑपरेशन का कंडीशन बहुत लास्ट होता है। पहले हम फिजियोथेरेपी को ट्राई करते हैं और 100% ये जो डिफॉर्मिटी वो सही हो जाता है। देन हम लोग बात करते हैं बो लेग की। बो लेग मीन्स जो हमारा पैर है, जनरली हमारे दोनों पैर सीधे ऐसे होते हैं। बो लेग की कंडीशन में जो हमारी नीज़ हैं दोनों, सपोज अगर ये दोनों हमारे घुटने हैं तो वो बाहर की तरफ ऐसे मुड़ जाते हैं। हमारे पैरों के बीच में एक ऐसा राउंड शेप कंडीशन आता है, इसको हम बोलते हैं बो लेग। ये जो एक कटोरे जैसी कंडीशन बन रही है, इसको हम लोग बोलते हैं बो लेग। दोनों पैरों के घुटने के बीच में अगर जगह ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चा है वो जब चलेगा तो उसका बैलेंस डिस्टर्ब होता है, उसकी नॉर्मल जो मूवमेंट है वो ब्लॉक होती हैं और कई बार उसके थाइज आपस में लड़ने लगते हैं। जब ये ऐसी कंडीशन हो रही है तो अपर चीज़ें, जो अपर थाई है वो आपस में लड़ रही है, जिससे उसका मूवमेंट ब्लॉक होता है। इसका रीज़न क्या है? माल न्यूट्रिशन। अगर बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, उसकी जो हेल्थ की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है और बच्चा बहुत अर्ली स्टेज में वॉक करना स्टार्ट करता है, पैर उसके मजबूत नहीं है, तो धीरे धीरे वो पैर टेढ़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। साथ में बहुत ज़्यादा वेट का होना भी एक रीज़न है जिससे बच्चे के पैर ये डिफॉर्मिटी आना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा एक और ऐसी कंडीशन है जैसे जिसको हम बोलते हैं अगर बच्चा बहुत ज़्यादा वेट कैरी कर रहा है या जो रॉन्ग वॉकिंग हैबिट्स हैं उसकी, वो भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि उसके पैरों की जो बोन्स हैं वो धीरे धीरे टेढ़ी हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि इसके रेमेडियल मेजर्स क्या हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम इसको सही कर सकते हैं। जब हम बो लेग की रेमेडियल मेजर्स की बात करेंगे तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि पैर को जो ऐसे बाहर तरफ बेंड है उसको सीधा करने की कोशिश करें, उन सारे एक्सरसाइजेस को हम करते हैं जिनसे कि हमारा पैर सीधा हो। इसके रेमेडियल मेजर्स के लिए हम लोग त्रिकोणासन, ऑल्टरनेट टो टच करते हैं, साथ में जो थेराबैंड की एक्सरसाइजेस हैं वो कर सकते हैं। थेराबैंड को पैर के नीचे एंकल पर लगा करके और नी को अंदर की तरफ ज्वाइन करते हैं। कई बार दोनों नीज़ के बीच में, सपोज ऐसे है, यहाँ के बीच में इसको एक रस्सी से बांधते हैं या एक बेल्ट लगा देते हैं दोनों एल्बोज पर ऐसे, और फिर वॉक करने की कोशिश करते हैं दोनों नीज़ पर, और फिर उससे वॉक करने की कोशिश करते हैं, जिससे धीरे धीरे ये दोनों जो नीज़ बाहर की तरफ गई हुई हैं वो ऐसे अंदर आना स्टार्ट हो जाती हैं। ये सारे रेमेडियल मेजर्स हैं। इसके अलावा योग में भी कई ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिसके थ्रू हम जो नौकनी की बॉल लेग की प्रॉब्लम है उसको हम
दूर कर सकते हैं। वो लेग बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है या एक ऐसा पोजीशन बन जाता है जिसमें कि जो नॉर्मल वॉकिंग कंडीशन है या जो नॉर्मल हमारी साथ में एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि अगर बच्चे में विटामिन डी की कमी है, उसके बोन्स स्ट्रांग नहीं है, तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उसको विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन भी दिया जाता है। सप्लीमेंटेशन भी एक उसका रेमेडियल मेजर हो सकता है। साथ में जब हम सीधे वॉक कर रहे होते हैं ना, तो पैर के इनसाइड चलने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो हमारी नीज़ है वो थोड़ा अंदर तरफ ट्विस्ट होता है या खिंचाव होता है। वो भी एक अच्छा अच्छा रेमेडियल मेजर हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग नॉक नी की। नॉक नी बो लेग कंडीशन में हमारी जो दोनों ये नीज़ हैं, सपोज ये दोनों हमारी अगर नीज़ हैं ये बाहर तरफ जा रही हैं, तो नॉक नी दोनों नज़दीक आ जाती हैं ऐसे, और चलते समय आपस में लड़ते हैं ये। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो एथलीट है उसका सॉरी उसका जो नॉर्मल मूवमेंट है वो ब्लॉक होता है। तो वो सारे रीजन्स जो बो लेग के हैं वो सारे रीजन्स नॉक नी के भी हो सकते हैं, चाहे विटामिन डी की कमी हो, रिकेट्स की प्रॉब्लम हो, माल न्यूट्रिशन हो, या बहुत हैवी वेट हो, पैरों का बहुत जो लेग मसल्स उनका बहुत वीक होना है, वो सारी ही रीजन्स नॉक नी के भी हो सकते हैं। इसका जो रेमेडियल मेजर है, इसका जो करेक्टिव पॉस्चर्स हैं वो जस्ट बो लेग के अपोजिट होंगे। जहाँ पर हम बो लेग में दोनों नीज को नज़दीक ला रहे थे, इस समय हम क्या करते हैं कोशिश करके कि जो दोनों नीज नज़दीक आ गए उनको हम वापस सीधा ऐसे करने के लिए ले गए। इसके लिए हम लोग इनलाइन वॉक करवाते हैं, सॉरी आउटवर्ड वॉक करवाते हैं। प्लस जब हम सो रहे होते हैं तो दोनों पैरों के बीच में पिलो रख करके और बेल्ट लगा के सोने की कोशिश करते हैं। साथ में दोनों पैरों के बीच में एक टॉवल रख करके और फिर उसको प्रेस करना, कंप्रेस करने की धीरे धीरे कोशिश करते हैं, जिससे कि धीरे धीरे ये जो पॉस्चर है वो सुधरने लगता है। अब लोग बात करते हैं कुछ ऐसे पॉस्चरल डिफॉर्मिटी की जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, जिसमें पहला आता है कैफोसिस और राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर और कैफोसिस दोनों को कई बार अलग अलग भी एक्सप्लेन किया जाता है। राउंड शोल्डर में बेसिकली हमारा जो शोल्डर की पोजीशन वो सामने की तरफ बेंड हो जाती है, आगे हम बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंड हो जाते हैं। इसका जो रीज़न है वो बेसिकली लगातार सिटिंग एक पोस्चर में बैठने से और आगे बेंड होकर के लिखने से, पढ़ने से या कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करने से, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। प्लस कई बार हमारी हैबिट होती है सिंपली हम अपनी चिन को लगातार सामने की तरफ बेंड रखते हैं। मेजर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन भी इसका एक रीजन हो सकता है। प्लस पुअर आईसाइट भी इसका एक रीजन हो सकता है। जब हमारी आईसाइट पुअर होती है तो हम चीज़ों को बहुत अलर्ट होकर के नज़दीक से देखने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। स्ट्रेस की कंडीशन में या बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन में भी हम कई बार शोल्डर्स डाउन हो जाते हैं, जो चिन कंडीशन है वो डाउन रहती है हमारी। तो और लगातार ये होने से जो हमारा शोल्डर है और हमारी जो बैकबोन है वो आगे की तरफ धीरे धीरे बेंड हो जाती है। जब केवल शोल्डर बेंड हो रहा है तो उसको हम राउंड शोल्डर बोलते हैं, और जब शोल्डर और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही सामने की तरफ ऐसे बेंड हो रही हैं तो इसको हम बोलते हैं कैफोसिस। कैफोसिस सिंपल कुबर से रिलेटेड है। जब हम लोग हमारा पीठ सामने फॉरवर्ड बेंड हो जाता है और हमें पीठ पर एक हल्का सा उभार दिखाई पड़ता है, उसको हम बोलते हैं कैफोसिस। कुबर की कंडीशन में हम वो सारे एक्सरसाइजेस करते हैं जिनसे हमारी पीठ पीछे की तरफ बेंड हो, जिसमें आता है धनुरासन, जिसमें आता है क्या बोलते हैं उसको, स्नैक पोज या कोबरा पोज, ये सारी जितनी चीज़ें हैं। साथ में ब्रिज पॉस्चर, जितने वो आसन, सलभ आसन करते हैं, वो सारे आसन जिसमें कि पीठ हमारा, जब हम सीधे ऐसे पेट के बल लेट करके जिसमें भी हमारी पीठ पीछे की तरफ जा रही हो, वो सारे आसन करते हैं। या सिंपल बैक बेंडिंग करते हैं, हम खड़े होकर के पीछे की तरफ जाते हैं। वो सारे पॉस्चर्स जो हमें पीछे की तरफ बेंड कर रहे हो या हमारी पीठ को उल्टा स्ट्रेच कर रहे हो पीछे की तरफ, वो सारे पॉस्चर्स करते हैं जिनसे कि ये जो कैफोसिस की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। देन बात करते हैं हम लोग स्कोलियोसिस, कैफोसिस और राउंड शोल्डर के बाद में बात करते हैं हम लॉर्डोसिस के। लॉर्डोसिस जस्ट अपोजिट है कैफोसिस के, मतलब कुबर से जस्ट अपोजिट। जो कैफोसिस की प्रॉब्लम होती है उसमें ऊपर की तरफ ऐसे बेंड हो रहा है बोन। जो कैफोसिस लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम है उसमें जो नीचे का हमारा लंबर रीजन है वो अंदर की तरफ चला जाता है। ऐसे क्या हो रहा है, ये पोजीशन सही है लेकिन ये वाला हिस्सा हमारा अंदर की तरफ चला गया है, बिल्कुल अंदर की तरफ ऐसे। इससे क्या होता है, जो हमारी बैक है वो अंदर की तरफ चली जाती है थोड़ी सी और पेट बाहर निकल जाता है। अगर हम ऐसे देखें तो
ये हमारा अपर वाला हिस्सा है और ये नीचे का, तो नीचे का हिस्सा अंदर चला जाता है ऐसे थोड़ा सा बेंड होकर के। इससे क्या हो रहा है, एक अबनॉर्मल कर्वेचर फॉर्मेट हो जाता है हमारे एब्डोमिनल रीजन पर। जो हमारी लंबर रीजन है वो अंदर तरफ चला आता है और एक अबनॉर्मल कर्वेचर फॉर्मेट हो जाता है। इसका भी रीज़न बहुत हैवी वेट लिफ्ट करना या रॉन्ग सिटिंग पॉस्चर है। कभी कभी बहुत जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होना बैक पर, ज़्यादा हैवी वेट का कैरी करना, या लगातार बैठने में जब हम बहुत कुशन वाले गद्दे पर बैठते हैं या सीधे होकर के नहीं बैठते हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है। जब इसलिए बोलते हैं जब बैठा जाता है तो हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी बैक और हमारा हिप दोनों ही जो पीछे का बैक रेस्ट है उससे टच हो। इससे हमारी जो बॉडी का पॉस्चर है वो स्ट्रेट मेंटेन रहता है और हम लोग हमारा जो बैकबोन है वो सीधी रहती है। तो ये सारी रीजन्स हैं लॉर्डोसिस के। लॉर्डोसिस में वो सारे एक्सरसाइजेस करते हैं जो कि हमें हमारे जो लोअर बैकबोन है उसको फॉरवर्ड बेंड करने की कोशिश करें, क्योंकि वो पीछे की तरफ मुड़ गया है तो उसको हम बेंड आगे कराते हैं। इसमें पश्चिमोत्तानासन करते हैं हम लोग। पश्चिमोत्तानासन के अलावा फॉरवर्ड बेंडिंग और सामने लेट करके बोट पोज जिसको हम नौकासन कहते हैं, ये सारे आसन्स करने से, इसके अलावा जो पैरेलल बार है, चिन अप्स हैं वो लगाए जाते हैं। समटाइम्स जो पुशअप की कंडीशन होती है उसको होल्ड करके केवल पीठ को ऊपर ले आना, जिसको हम लोग पर्वतासन बोलते हैं, माउंटेन पोज, वो भी करने से जो लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। देन हम लोग बात करते हैं एक जो लास्ट पॉस्चरल डिफॉर्मिटी है, दैट इज़ स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस एक ऐसी डिजीज़, एक ऐसी स्पाइनल कर्वेचर फॉर्मेट होता है जिसमें जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी होती है, वो चाहे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में बेंड हो जाती है। इसके भी वो सारे रीजन्स हैं, जो रीजन्स जनरली चाहे कैफोसिस के हों या लॉर्डोसिस के हों। ज़्यादा हैवी वेट कैरी करना प्लस रॉन्ग सिटिंग पॉस्चर, अगर आप किसी एक साइड में कंटिन्यूसली बेंड होके बैठ रहे हैं, साथ में हमारी बोन्स का स्ट्रॉन्ग ना होना या कुछ ऐसे गेम्स भी होते हैं जिसमें लगातार हम किसी एक बॉडी पार्ट को यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी हमें ऐसे मतलब कंटिन्यूसली हमारी जो बोन है वो किसी एक ही पोस्चर में मेंटेन हो जाती है। इसको करेक्ट करने के लिए, चाहे वो राइट साइड में हो लेफ्ट साइड में हो, इसको जो बेंड हो रहा है इसको करेक्ट करने के लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज होती हैं, पहली बात तो चिन अप करना चाहिए। किसी बात को पकड़ के लटकने की कोशिश करते हैं जिससे हमारी जो बैकबोन ऐसे टेढ़ी हो गई है वो धीरे धीरे सीधे होने की कोशिश करती है। सीधे बैठने की कोशिश करना चाहिए। इन केस ऑफ एनी नीड तो हमें सपोर्टिंग बेल्ट को यूज़ करना चाहिए। साथ में जो त्रिक ताड़ासन करना चाहिए। ताड़ासन और त्रिक ताड़ासन ताड़ासन में अपनी बॉडी पूरा ऊपर स्ट्रेच करते हैं और त्रिक ताड़ासन में जिस साइड में हमारी स्पाइनल कॉर्ड की बेंडिंग है उसके अपोजिट साइड में उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं ताकि बॉडी स्ट्रेट हो और जो बैकबोन की वापस मेन कंडीशन है वो आ सके। इसके अलावा हम लोग ऑल्टरनेट टो टच भी करते हैं जिसमें बैकबोन पूरा स्ट्रेच हो रहा होता है और ऐसे ढेर सारी एक्सरसाइजेस अवेलेबल हैं योग में और नॉर्मल फिजिकल एजुकेशन में जिनसे ये सारे पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ कवर हो सकते हैं। नाउ इस वीडियो हम लोग यहाँ तक कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो कवर करेंगे वो फीमेल पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। इसके अलावा द रीजंस क्या क्या हैं कि उनका जो पार्टिसिपेशन वो इतना लेस है। साथ में एक स्पेशल कंसिडरेशन जो कि मिनार्क है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो भी हम लोग इसमें मेंशन करेंगे। देन फीमेल एथलेटिक ट्रायड्स जिससे कि फीमेल्स को एक हर्डल फेस करना होता है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने का, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही है। प्लीज़ वॉच शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि यू विल बी ऑल्सो बेनिफिटेड एंड मैं आगे आपको ऐसे वीडियोस आगे ताकि मिलते रहें आराम से। थैंक यू सो मच।